हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, अपनी यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर क्या है बेसिकली, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर बेसिकली, कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से जो उनको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई का उनको बेसिकली ग्रुप टुगेदर करना है, यानी कि ग्रुप के फॉर्म में उनको अरेंज कर रखा है। और उसके बाद फिर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टियों के अंदर किस प्रकार से पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी का मतलब एक चेंज आना बेसिकली, क्लियर। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना किसी प्रॉपर्टी का, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना, क्लियर है। या फिर जो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो एक ग्रुप के अंदर क्यों आए, एक पीरियड के अंदर क्यों आए, इन बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेटा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सिग्निफिकेंस क्या है, कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है, इसकी नीड क्या है बेसिकली बेटा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद, अर्थ के ऊपर अब तक बेसिकली 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। कितने? 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल दैट डेट। क्लियर है, आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी है बेसिकली बेटा। तो उन सबकी अगर प्रॉपर्टी को हम एक एक करके स्टडी करने लग जाएं तो इट इज अ वेरी टफ टास्क। क्लियर है, वेरी टफ टास्क है। और फिर उसके बाद उनके ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं, वो किसके साथ क्या रिएक्शन शो करेंगे। अगर उनको एक एक उनकी प्रॉपर्टी को अलग अलग करके स्टडी करना पड़ जाए हमें, तो वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। क्लियर है, तो इस उन एलिमेंट्स की स्टडी को थोड़ा इजी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझने के लिए, उनकी नेचर को आसानी से समझने के लिए एलिमेंट्स की, हमको इनकी क्लासिफिकेशन करने की नीड है बेटा बेसिकली। यही इसका सिग्निफिकेंस है कि इससे हमें इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करने में थोड़ी सी इजीनेस प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इनको क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया, तो दूसरी अलग के उनको अलग कर दिया गया। क्लियर है, तो अब इसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी कि एंशियंट टाइम के अंदर, पुराने टाइम पे कुछ और रूल था पीरियोडिक टेबल के लिए। उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ और थ्योरी दी। उसके बाद अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग थ्योरी दी। आज के टाइम पे अलग थ्योरी चल रही है मॉडर्न के टाइम पे। तो हम लगभग स्टार्टिंग की बात करते हैं बेसिकली। शुरू में इसके बारे में बताया था डोबनियर ने। क्लियर है, डोबनियर एक साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली, डोबनियर। तो डोबनियर्स ट्रायड्स है बेसिकली। क्या है? ट्रायड्स। ट्रायड्स में बेसिकली डोबनियर एक साइंटिस्ट का नाम बेटा, उसने सबसे स्टार्टिंग में इसका क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था दुनिया को। तब तक बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी। 30-35 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी थी उस टाइम पे। क्लियर है, तो डोबनियर ने कहा कि एलिमेंट्स को उसने 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया। किसके? 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में उन्होंने अरेंज किया उसको। क्लियर है, ट्रायड्स का मतलब 3 बेटा। क्या बोला गया है? ट्रायड्स का मतलब बेसिकली उसने समझाया है कि 3 कहा गया है यहाँ पर। तो ट्रायड्स में बेसिकली बेटा वो ये कह रहा है कि उसने 3 एलिमेंट्स लिए और उनको अरेंज कर दिया, और इस प्रकार से अरेंज किया, या तो जो तीनों का एटॉमिक वेट था वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर था। क्या था? सिमिलर था। अगर सिमिलर नहीं था तो जो टर्मिनल वाले, एंड वाले जो 2 एलिमेंट्स होंगे उनका एवरेज जो मास होएगा वो बीच वाले के इक्वल होगा बेसिकली। क्लियर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसने पहले ट्रायड, आपकी बुक में टेबल बनी हुई होगी, उसने पहले ट्रायड में दे रखा है आयरन का 55 दे रखा है, कोबाल्ट का 58.93 दे रखा है, निकल का 58। तो इन तीनों का क्या है? अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। उसके बाद का देखिए, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटासियम का 39। क्लियर है, लिथियम का 7, सोडियम का 23, उसके बाद पोटासियम का दे रखा है 46। क्लियर है, ये उसका सेकंड ट्रायड है। तो या तो जो 3-3 के ग्रुप बनाए उसने, उनमें तीनों का मास लगभग सिमिलर हो जाएगा। ओके,
बट अगर सिमिलर नहीं है किसी केस में तो उसके लिए फिर ये रूल लागू होगा कि जो ये जो लेफ्ट राइट वाले दोनों हैं एंड के ऊपर है जो, इनका जो मास का एवरेज मास होएगा वो इसके बराबर होएगा। इन दोनों का एवरेज मास निकालिए, 39 आएगा, सॉरी बेटा यहाँ पर 39। इन दोनों का एवरेज मास निकालो, 39 प्लस 6 सॉरी 7 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 23। तो वो ये कह रहा है कि या तो इन तीनों का सिमिलर हो जाएगा किसी में, अगर इसमें सिमिलर नहीं है किसी ट्रायड में तो उसमें जो आर बार वाले हैं उन दोनों का सम तीसरे के सम के लगभग बराबर आपको मिलेगा एवरेज मास। ओके है, तो दिस इज कॉल्ड डोबेनियर ट्रायड्स। उसने 3 के ग्रुप में अरेंज किए थे बेसिकली बेटा। उसके बाद इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, क्योंकि ये जो ट्रायड वाला रूल है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ही लागू होता है। हायर जो एटॉमिक नंबर वाले थे, हायर एटॉमिक मास वाले थे, उनके ऊपर लागू नहीं होता। क्लियर है। एक बात याद रखने की ये है कि डोबेनियर ने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बताई है। किसके वेट के अकॉर्डिंग, सॉरी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग समझाई है पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद आता है ये सेकंड वाला रहने देना पढ़ने के लिए, टेल्यूर स्क्रू लॉ या हेलिक्स लॉ, ये पढ़ने के लिए रहने। थर्ड पे आ जी सीधा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऑक्टेव, यहां पहले न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, ऑक्टेव वर्ड से समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। क्लियर है, ऑक्टेव का मतलब है कि अब डोबेनियर ने जैसे 3 के ग्रुप में अरेंज किए थे ना एलिमेंट्स, तो इसने 8 के ग्रुप में अरेंज कर लिए विद इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। क्लियर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर उसने क्या किया बेटा, 8 के ग्रुप में उसने अरेंज किया। उसने कहा कि जो पहले नंबर वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मैच करेगी, उसके बाद सेकंड वाले की 9th के साथ, थर्ड वाले की 10th के साथ। क्लियर है, यानी कि अपने तो नेक्स्ट 8th एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टियां मैच करती मिलेगी। जैसे कि म्यूजिक रिदम होती है एक सा रे गा मा पा द नी सा, जो सा वर्ड है वो दोबारा फिर 8th नंबर पे रिपीट हो जाता है। सेम यहीं पर बात है कि उसने इस प्रकार से एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर लिखा एलिमेंट्स को, और उसमें क्या हुआ कि जो पहले की प्रॉपर्टी थी वो एवरी 8th एलिमेंट के साथ मैच होती थी। यानी कि यहां पर अगर कोई वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 तक लिख रहे तो 8th वाला यही लिख दिया उसने। 8 ग्रुप हो गए ये। अब 1 वाले की 8th के साथ प्रॉपर्टी मैच करेगी, इसकी 9th के साथ, इसकी 10th के साथ एंड सो ऑन। क्लियर है, ये था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स। क्लियर है, ये भी एक लिमिटेड एलिमेंट्स के ऊपर ही लागू होता है, सबके लिए ऊपर लागू नहीं होगा। उसके बाद आता है लोथर मियर अरेंजमेंट। क्लियर है, ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, जर्मन के रहने वाले थे ये बेसिकली बेटा। इन्होंने भी समझाया पीरियोडिक टेबल के बारे में। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बेसिकली तो एटॉमिक वेट में और एटॉमिक वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का उसने ग्राफ प्लॉट किया, एटॉमिक वेट का और एटॉमिक वॉल्यूम का। क्लियर है, तो जो एलिमेंट्स थे वो एक पीक के ऊपर आ रहे, जिनकी प्रॉपर्टियां सेम थी वो क्या आ रहे थे, सेम पीक के ऊपर आ रहे थे। यानी कि यहां जो पीक पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टियां सबकी मैच करेगी, यहां जो आएंगे उनकी प्रॉपर्टियां मैच करेगी। यहां से अगर मैं लग जाऊं तो यहां वाले की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करेगी, इसकी इसके साथ करेगी, इसकी इसके साथ करेगी, इस प्रकार से। यानी कि ग्राफ के अंदर सेम पोजिशन एक्वायर कर रहे थे वो। क्लियर है, ये था लूथर मियर अरेंजमेंट टेस्ट। ओके, उसके बाद आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, उसने बेसिकली इनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर अरेंज किया था। इसने भी बेटा एटॉमिक वेट के विद रिस्पेक्ट टू ही अरेंज किया है। किसके विद रिस्पेक्ट टू, एटॉमिक वेट के विद रिस्पेक्ट टू अरेंज किया है। वो यहाँ पर क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो कह रहे हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां हैं वो बेसिकली डिपेंड करती है उनके एटॉमिक वेट का एक फंक्शन होती है। क्लियर है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जब हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। क्लियर है, आर रिपीटेड सर्टेन रेगुलर इंटरवल टाइम। क्लियर है, एक सर्टेन रेगुलर ऑफ इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट भी करेंगे वो प्रॉपर्टीज। क्लियर है, इस प्रकार से प्रॉपर्टी का रिपीट होना एक इंटरवल के बाद
उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। क्लियर है मेरी बात? प्रॉपर्टीज का एक इंटरवल के बाद रिपीट होना उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी बेसिकली। तो ये मेंडली पीरियोडिक लॉ था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए जस्ट ओनली, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, अभी तक कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस इतना है कि टोबिनियर ने जो बताई बात थी, न्यूलैंड ने जो बताई थी, और उसके बाद फिर लूथरमियर ने बताई, और अब मेंडलीव ने बताई। तीनों की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग थी। किसके अकॉर्डिंग थी? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग थी। बस इस बात को याद रखिएगा ओनली। क्लियर है? बाकी डेफिनेशन पढ़ो, इतना इनफ है आपके लिए। उसके बाद मेंडली पीरियोडिक टेबल आपको नहीं पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडिफाइड मेंडली भी नहीं पढ़ना, सिग्निफिकेंस भी नहीं पढ़ना बेसिकली बेटा। उसके बाद डिफेक्ट वगैरह भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। डिफेक्ट मैं सीधा वैसे बता रहा हूँ। डिफेक्ट में मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां आ गई थी। पहला, उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लिया था, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे कि जिनको अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से लिखता तो वो पहले बाद में लिखे जा रहे थे। एटॉमिक वेट में प्रॉब्लम ये आई बेटा कि जैसे कि आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक वेट भी 40 है, क्लियर है। दूसरी तरफ जो कैल्शियम है उसका वेट भी कितना है? 40 है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो फिर आइसोटोप्स जो होते हैं उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यानी कि उनके आइसोटोप्स के मास नंबर अलग अलग होते हैं, तो उनको फिर किस हिसाब से अरेंज करें हम आइसोटोप्स को। ये 2-3 उसके अंदर कमियां आई थी, तो उस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेंडलीव। तो उसके लिए फिर नया लॉ आया बेसिकली बेटा, एटॉमिक नंबर एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो बेसिकली मोस्ले ने दिया था बेटा। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर बेसिकली एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया गया था, ना कि एटॉमिक वेट को। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मोस्ले ने थ्योरी दी है पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेसिकली यहां पर मोस्ले ने क्या कहा? मोस्ले ने अब इसको थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे किया, पहले ये बात कर लेते हैं। या फिर मोस्ले को एटॉमिक नंबर का आइडिया कहां से आया? उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से क्यों नहीं सोची थ्योरी? क्लियर है? तो मोस्ले ने क्या किया एक्सपेरिमेंट बेटा, एक यहां पर कोई भी मेटल ले लिया। क्लियर है? क्या ले लिया उसने बेटा? बेसिकली मेटल ले लिया और उसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करी। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की उसके ऊपर यहां पर बम्बार्डमेंट करी उसने मेटल के ऊपर। क्लियर है? तो यहां से फिर एक्सरे एमिट हुई। क्या हुई बेटा? यहां से एक्स रेज एमिट हुई। क्लियर है? उन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी बेसिकली वो उसने नोट करके देखी। उसने पाया कि जो फ्रीक्वेंसीज का जो स्क्वायर रूट है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई एक्सरे की बेटा। उसने पाया कि फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली क्या था? डिपेंड कर रहा था एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था बेसिकली बेटा? डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा था, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो यहां पर अब उसने लिखा a माइनस बी अंडर द रूट। ये ए बी दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज होती है बेसिकली बेटा। ए और बी कांस्टेंट है। उसने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। उसने फिर ग्राफ भी प्लॉट करके देखा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है बेटा। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? ये मेरा जेड जेड लिखा हुआ मैंने यहां पर, आपको 2 लग रहा होगा। जेड, इट इज जेड। ओके, तो जो जेड पे डिपेंड करते तो उसने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करके देखा, तो वो भी उसको क्या पाया? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। क्लियर है? तो उससे उसने ये फाइंड आउट की कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाई उसने, वो बेसिकली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। ये वाली याद कर लेना, एटॉमिक नंबर या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोस्ले ने दिया था। ये तो उसका एक्सपेरिमेंट है कि किस प्रकार से हमने दुनिया को, उसको खुद को पता चला पहली बात कि किस तरह से एटॉमिक नंबर का फंक्शन होता है प्रॉपर्टीज, ना कि एटॉमिक वेट का। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में
और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, आपको सिर्फ एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिखना है, बाकी डेफिनेशन एज इट इज है जो पीछे वाली रिपीट हो रही थी। क्लियर है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का फंक्शन है, यानी कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर हम एटॉमिक नंबर के अंदर उनको अरेंज करते तो एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ओके, डेफिनेशन सेम है दोनों की, डेफिनेशन पे ही ध्यान देना है आपने और कुछ नहीं याद करना यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, उसके बाद थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना बेटा, सीधा आ जाइए कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कि कॉज क्या थे पीरियोडिसिटी के, कि पीरियोडिसिटी ऐसे शो क्यों हो रही है, कि प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, यानी कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करेगी जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिमिलर होती है बेसिकली। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या कहूँगा मैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिमिलर होना ही पीरियोडिसिटी का कॉज था मेरा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करूं बेटा, तो यहाँ हाइड्रोजन मत लिखिएगा, बस इसका भी कंफर्म नहीं है कि ये इधर आएगा या उधर आएगा, अभी तक इस बात के ऊपर ही बहस चल रही है। ओके, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1, इसकी क्या मिलेगी 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है। इसकी जब मैं लिखूंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s1, इसकी जब लिखूंगा इसकी आएगी 5s1, इस तरह से चलता रहेगा। क्लियर है। तो मेरी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रही है, लगभग सिमिलर आ रही है। दैट्स वाई जो मेरी प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही है, इनकी इसकी प्रॉपर्टीज के सिमिलर होगी, इनकी सबकी आपस में सिमिलर होगी, क्योंकि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है। दिस इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। तो वो कह रहा है कि कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज इन द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, रिपीट होना सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दिस इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी। उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं करनी है आप लोगों को, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर भी नहीं करना आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक टेबल, ये भी नहीं करना बेटा आप लोगों को। उसके बाद आप लोग आ जाइए डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू SPD एंड F ब्लॉक एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है कि किस प्रकार से एलिमेंट्स को S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक के अंदर बांटा गया था। क्लियर है। तो इनके लिए बेसिकली हार्ड एंड फास्ट समझने वाली तो देखो कोई बात है नहीं वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली। क्लियर है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रफ सी मेरी पीरियोडिक टेबल बनाऊँ, मैं कुछ इस प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है। तो उसके अंदर बेटा जो इस साइड वाले होते हैं, यहाँ वाले वे S ब्लॉक होते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ये वाले D ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पर जो दो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर भी, वो क्या होते हैं बेसिकली बेटा मेरे F ब्लॉक होते हैं, दोनों के दोनों। क्लियर है। तो इनको S, इसको P, इसको D ब्लॉक, इनको F वाले एलिमेंट्स क्यों बोला गया, इसके पीछे का रीजन हम लोग जान लेते हैं। क्लियर है। S ब्लॉक वालों को S ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आता है और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेसिकली तो कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंट्री करेगा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है बेटा उनकी क्लासिफिकेशन, कि वो S में आएंगे, P में आएंगे या D में आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो जनरली मान लो कि यहाँ लिथियम आता है, यहाँ बेरिलियम आएगा मेरा। ठीक है, इन दोनों को मान लीजिए एक बार बस। ओके, अब मैं लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s1, यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं 1s2 2s2, इनके नीचे वालों की सेम मिलेगी, यही लास्ट में इसके 2s2 आ गए, नीचे वाले के 3s2, फिर 4s2, ऐसे आ जाएगा।
तो यानी कि जो इनका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर आता है? एस सब सेल के अंदर आ रहा है। किसके अंदर? एस सब सेल के अंदर आ रहा है मेरा। क्लियर है? तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर आ रहा हो, आउटर मोस्ट जो आउटर सेल की एस सब सेल के अंदर आ रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यानी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या आता है? जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में आता है बेटा? एस सब सेल में आएगा। क्लियर है? और इनकी जो मैं अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब की, तो वो बनेगी मेरी एन एस, और एन जो है एस की जो वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकती है। यानी कि 1 इधर वालों के लिए हो जाएगी और 2 इधर वालों के लिए हो जाएगी। क्लियर है? और जो ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है मेरा ये वाला, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। और इधर वाले क्या होते हैं? एल्कली मेटल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेके 2 तक, यानी कि इनके बाहर वाली सेल N होगी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा मेरा वो S में आ रहा है, और एक भी हो सकता है S में और 2 भी हो सकते हैं। एक पहले ग्रुप के लिए होगा, 2 दूसरे के लिए होगा। इसी प्रकार से सेम केस मेरा P के लिए भी बोलूंगा। क्लियर है? P के अंदर भी बेटा क्या, अब सिर्फ आपको डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए और प्रॉपर्टीज याद रखिए बस, ओनली। सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। P ब्लॉक में मैं क्या कहूँगा? जहाँ पर मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंट्री करेगा बेसिकली बेटा? P ऑर्बिटल। क्लियर है? ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो P ब्लॉक में एंट्री करता हो आउटर मोस्ट सेल के, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग? P ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोल देंगे बेसिकली बेटा? P ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ वाले ले लीजिए, कोई भी उठा लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके इलेक्ट्रॉन देख लो। इसका कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। उधर नाइट्रोजन की अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगी? 2p3 आ जाएगी, पीछे वाली रिपीट होगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? 2p4 हो जाएगी बेसिकली बेटा। यानी कि मेरा लास्ट का इलेक्ट्रॉन आ कहाँ पर रहा है? P में आ रहा है और आउटर सेल में ही आ रहा है। क्लियर है? आउटर सेल कौन? सेकंड ही है, सेकंड के अंदर ही आ रहा है हर बारी। क्लियर है? तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी मेरी P की, अगर मैं P ब्लॉक के लिए लिखूं, तो इनकी अगर मैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूं बेटा, तो वो क्या होगी मेरी? सिर्फ NS2 और 2p126 कुछ भी हो सकता है, और सॉरी N आएगा यहाँ पर भी। क्लियर है? और N की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है बेटा? 2 से लेकर के 6 तक बेसिकली। क्लियर है? N 2 से लेके 6 तक आ सकता है यहाँ पर। और P में 1 2 3 4 5 6 तक कितने भी आ सकते हैं। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल की P में आए तो वो क्या होगा? P ब्लॉक एलिमेंट्स। N यहाँ पर क्या शो कर रहा है? आउटर सेल को शो कर रहा है। किसको? आउटर मोस्ट को, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली को। ओके। दूसरी तरफ अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहूँ, डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा बेटा? डी ऑर्बिटल में आएगा, और वो भी पेनल्टीमेट सेल के। किसके बेटा? पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल्स में आएगा बेसिकली। पेनल्टीमेट क्या होता है? सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं, उससे पहले वाली को पेनल्टीमेट कहते हैं। लास्ट से जो जस्ट पहले आती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? पेनल्टीमेट। अब तक मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो सेल था उसके ऑर्बिटल में आ रहा था, अब की बार डी ऑर्बिटल में होएगा, और वो किस वाले होएगा? पेनल्टीमेट सेल का डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि लास्ट वाले का नहीं होएगा, उससे ठीक पहले वाली होएगा। ओके। तो अगर मैं डी ब्लॉक जो मेरा एलिमेंट्स होते हैं, जो मेरे डी ब्लॉक होते हैं, उनकी अगर मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताऊं, तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बेटा मेरी होगी N-1, D1 to 10 और NS0 to 2 हो सकता है। क्लियर? क्या होगा? N-1, D में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसके बाद NS में 0 से लेके 2 तक हो सकते हैं। जो मेरी N की वैल्यू है, N की वैल्यू मेरी होएगी बेसिकली बेटा यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तक हो जाएगी। क्लियर है? तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए और ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए ओनली। क्लियर है? N-1 लिखा गया है यहाँ पर। ओके, मेरी बात यहाँ तक। डी ब्लॉक कौन से होते हैं? यहाँ जो बीच में एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं। यहाँ वाला कोई भी एलिमेंट उठा लो आप लोग, स्कैंडियम ले लो, टाइटेनियम ले लो,
आयरन भी उठा लो। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? तो एस की क्या होगी बेसिकली बेटा मेरी, अगर एस की मैं लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 3d1 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है, डी के अंदर आया, देख लो मेरा, ठीक है। और डी कौन सा है, बाहर वाली सेल से पहले वाला का है, यानी कि 4 का नहीं है 3 का है, इसलिए पेनल्टीमेट बोला गया है। ओके। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में आएगा, वो एंटी पेनल्टीमेट सेल में आएगा। किस में आएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल होती है बाहर वाली लास्ट वाली दो को छोड़ करके। क्लियर है, लास्ट वाली दो को छोड़ करके, यानी कि अगर मैं यहां पर मान लो कि ये मेरे एटम का न्यूक्लियस है, ये और ये वाला और ये वाला, ये इनकी सेल्स है बेसिकली बेटा, ठीक है। ये पहले नंबर वाली, दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की। ओके। सबसे बाहर वाली ये, सबसे बाहर के जो अंदर होती है पहली सेल, यहां से अगर मैं लग जाऊं तो इस बाहर वाली को छोड़ दो, उसके बाद वाली जो होती है वो पेनल्टीमेट होती है। और बाहर वाले दो को छोड़ के अगर मैं ये इसकी बात करूं सेकंड वाली की, तो ये मेरी क्या है, एंटी पेनल्टीमेट है, यहाँ पर ये पेनल्टीमेट है, यानी कि यहाँ वाली की। क्लियर। एफ ब्लॉक एलिमेंट में आएगा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मेरा आएगा एंटी पेनल्टीमेट सेल के अंदर। क्लियर है। पी ऑर्बिटल जो जो एफ ऑर्बिटल होगा वो होगा मेरा एंटी पेनल्टीमेट सेल का। क्लियर है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा बेटा। इसमें आता है n-2f, 0 से लेके 14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम n-d, और d में कितने होंगे 0 से लेके 2 तक, और s में कितने होंगे मैक्सिमम 2 होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट का अगर जिक्र करूँ तो इसमें क्या आएगा n-2f, इसमें कितने होंगे 0 से लेके 14 तक बेसिकली। क्लियर है, कितने हो सकते हैं 0 से लेके 14 तक। यहाँ पर n-1, d में 0 से 2, और उसके बाद ns2, यानी कि बाहर वाली सेल तो n है, लेकिन उससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा f में, क्लियर है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। यहाँ पर यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, मेटल नॉन मेटल के बारे में नहीं पढ़ना, एडवांटेज भी नहीं पढ़ना बेसिकली आपको। उसके बाद आप लोग आ जाइए सीधा यहाँ आ जाइए, प्रिडिक्शन ऑफ द पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट। कि अगर आपको एलिमेंट दे रखा है तो आप उसका ब्लॉक कैसे पता करोगे कि वो कौन से ब्लॉक में आता है, यानी कि वो एलिमेंट पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। उसका ग्रुप कैसे पता करोगे कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। उसका पीरियड कैसे पता करोगे कि वो कौन से नंबर के पीरियड का एलिमेंट है बेसिकली। क्लियर है। तो इसके लिए 3-4 लाइंस दे रखी है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा तब जाके समझ में आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर दे रखा पहले में फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या आएगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो एस ब्लॉक का होएगा तो उसके अंदर जो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको डिनोट करेंगे। क्लियर। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता हो तो वो एस ब्लॉक का है बेसिकली। क्लियर है। और जो उसका ब्लॉक है वो एस सबसेल के जितने इलेक्ट्रॉन हो उसके बराबर होएगा। अगर एस वाले में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ग्रुप का है, और दूसरे में है तो वो दूसरे ग्रुप का है एस में। क्लियर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बराबर होएगा। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ब्लॉक तो आप सिंपल पता कर लोगे। ब्लॉक कैसे पता करोगे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, एस में आ रहा है, पी में आ रहा है, डी आ रहा है, उससे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। क्लियर है। उसके बाद आप ग्रुप का कैसे पता करोगे, वो कौन से ग्रुप में आएगा। क्लियर है। किस चीज़ का पता करोगे, ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे आप लोग। तो ग्रुप नंबर के लिए वो करें, अगर एस ब्लॉक का वो एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर डिपेंड करेगा एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप का है, अगर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा, किसकी एग्जांपल दें आपको, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है
तो इसका मतलब ये किसका है, एस ब्लॉक का है। इसका ग्रुप पता करना हो कौन सा ग्रुप है, तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप का है। उसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी मेरी 2p6 3s2, ये वाली पीछे वाली सेम रहेगी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, एस में आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक का तो हो ही गया। अब अगर आपको इसका ये पता करना हो कि इसका ग्रुप कौन सा होगा, क्या चीज, इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप बेसिकली डिपेंड करेगा एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से ग्रुप का नंबर है। एस में 2 है तो इसका मतलब मैग्नीशियम किसका है बेटा, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा बेसिकली। जो पीरियड है किसी का भी ये पता, अगर वो ये पता करना है कि कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है, पीरियड वाला डिपेंड करेगा आपको कि उसके जो लास्ट सेल है उसका क्या नंबर है। लास्ट सेल का जो नंबर होगा वैलेंस सेल का, वही उसका पीरियड होगा। जैसे यहां पर लास्ट सेल कौन सी, तीसरी है, तो ये मैग्नीशियम किसका है बेटा, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। यहां पर भी लास्ट सेल का नंबर कितना है, 3 है, तो ये किसका है, थर्ड ग्रुप का, सॉरी थर्ड पीरियड का है। पीरियड इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, वैलेंस सेल का क्वांटम नंबर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है आपके पास, पी ब्लॉक पता कर लोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा तो पी ब्लॉक का है, क्लियर है। तो अब उसका ग्रुप कैसे पता करोगे पी ब्लॉक वाले का, पी ब्लॉक वाले का ग्रुप करने का आपका तरीका होएगा कि आप उसके जो पी में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसमें 10 ऐड कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो उतने ग्रुप का है। जैसे कि मैं नाइट्रोजन का ही उठा लेता हूं, नाइट्रोजन हमें पता नहीं कि कौन से का है, कौन से ग्रुप का मेंबर है ये, तो ग्रुप के मेंबर के पता करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा तो ये तो कंफर्म हो गया पी ब्लॉक का है ये। उसके बाद इसका ग्रुप कैसे पता करेंगे, सॉरी ग्रुप के लिए आप लोग देखिए बेटा, ग्रुप को पता करने के लिए आप लोग क्या करो, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली सेल में कह रहा हूं अब मैं, लास्ट वाली सेल दूसरी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 और 2 5, इसको 10 में 10 प्लस कर दो उसमें, यानी कि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। देख लीजिए ये 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा आपका, क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर मैं फ्लोरीन के लिए केस को डिस्कशन करूं, ये सिर्फ पी ब्लॉक के लिए रूल लागू होगा, 10 ऐड कर दीजिए उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 हो गया, क्लियर है। लास्ट सेल कौन सी, दूसरी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 7 है, 10 में ऐड कर दो 17 हो गए, तो ये 17th ग्रुप का होगा आपका, क्लियर है मेरी बात यहां तक बेटा। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसका आपको अगर ये पता करना हो कि वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, उसका ग्रुप कौन सा है, 15 है 13 है 14 है, तो वो कह रहा है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n-1 d सब सेल प्लस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल। यानी कि वो यहाँ पर जैसे कि डी की तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, क्या होती है डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल n-1 d 1 to 10 बेटा, यहाँ पर ns2, ओके। अगर इनका ग्रुप नंबर पता करना हो तो आप लोग सिंपल इस इनके इलेक्ट्रॉन्स को और इसके इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को ऐड कर दो, क्लियर है। इसके और उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दीजिए, सिंपली बेसिकली बेटा आप ऐड कर दीजिए। किस प्रकार से, जैसे आयरन का ही देख लो आप लोग, आयरन का आपको पता करना हो कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ब्लॉक तो पता चल जाएगा कौन से में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट वाले में किसका है वो तो आप कंफर्म कर लोगे उससे। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d आएगा 6 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता है डी में आया है तो ये डी ब्लॉक का तो है ही है बेटा। अब इसका अगर ग्रुप पता करना हो, ग्रुप पता करने का तरीका है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद ये 4s वाले दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, अब 6 और 2 8 हो गए, तो ये 8th ग्रुप का मेंबर है बेटा। पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक कर लो, ये 8th ग्रुप का है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, 1 2 सोल्ड है,
थोड़े बहुत अनसोल्ड है वो आपको करने हैं बेटा, और जो अनसोल्ड वाले हैं वो आज शाम 6 o'clock तक आप मेरे पास सेंड करेंगे। अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके मेरे पास भेजेंगे। 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं ये, आपको सारे के सारे सेंड करके मेरे पास भेजने हैं। मेरे पास जो सेंड करने हैं वो सिर्फ अनसोल्ड वाले करने हैं, बाकी कोई भी नहीं करना। तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।